नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले वाला वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मैं देखा हूँ कमेंट। तो मैं पहले वाले वीडियो में जो खत्म किया था कि फॉस्फोलिपिड्स का बहुत सारा टाइप्स होता है और उस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो को पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा जगह से क्वेश्चन पूछता है, क्या एग्जैक्टली वो लोग पूछता है। मुझे पता है दोस्तों, वहां से कुछ पूछेगा, वो नीट हो जाए, नेट हो जाए, आपका गेट हो जाए, आपका जेएनयू बीएच, जितना भी एंट्रांस या बायोलॉजी का एंट्रांस है ना, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं पहले वीडियो को इतना लेट नहीं करके मैं शुरुआत कर देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछता कहाँ है, वो नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, कॉपी और पेन वहां निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए वही चीज लिखे जो मैं बता रहा हूँ और भाई सब क्वेश्चन वहां से पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड कौन सा रहता है बताइए। तो भाई साहब अच्छा से लिख लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा जो टाइप का ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है, स्पिंगोलिपिड्स रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, ग्लाइकोलिपिड्स रहता है। जो लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का, उसके टाइप्स कौन सा टाइप सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है। आप बोलिएगा फॉस्फोलिपिड तो पता था कि टाइप्स कैसे पता है। तो ये फॉस्फोलिपिड लिख लीजिए, जो फॉस्फोटाइडाइल कोलिन बोल के एक आपका रहता है टाइप। ये भाई साहब बहुत हाई अमाउंट में रहता है आपका सेल के अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। आप देखिए ये वाला जो लिखा है ना, इसको ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है पीसी। अब सीएसआई नेट में ऐसा बहुत आपको दिक्कत कर देता है कि पीसी लिख देगा, पीएस लिख देगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पीई लिख देगा। अब बोलिएगा इसका नाम क्या है, अब गड़बड़ा जाइएगा कि इसका नाम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि फॉस्फेटाइडाइल कोलिन, इसका फॉस्फेटाइडाइल सेरीन, इसका फॉस्फेटाइडाइल इथानोल। तो इसका क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा फॉस्फोलिपिड रहता है, तो इसका नाम लिख दीजिए। अगर पूछा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का, और अगर पूछा आपको कौन टाइप, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा रहता है। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर आपके सबसे ज्यादा रहता है फॉस्फेटाइडाइल कोलिन। तो अब अच्छा से लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अच्छा से लिखिए, ठीक है, भूलिए मत, हल्के में मत लीजिएगा इस सब चीज को। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ज्यादा बोले थे कि कहां पर नेगेटिव चार्ज रहता है, कहां पर न्यूट्रल रहता है, कहां पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। और कहां से पूछेगा क्वेश्चन ये भी देख लीजिए कि देखिए ऐसे दिखाया था ना डायग्राम आपको ऐसे करके। अब ये साइंटिफिक टर्म में बहुत खतरनाक लैंग्वेज रहता था। हम लोग सोचते कि हमको इंग्लिश नहीं आता, हमको बायोलॉजी समझ नहीं आएगा। कौन बोला आपको इंग्लिश नहीं आता तो बायोलॉजी समझ नहीं आएगा। चाइना देखे, नाम सुने चाइना का, यूरोप का नाम सुना है, जर्मनी, फ्रांस, वहां पर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, वहां पर आपका लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। देखिए चाइना लैंग्वेज नहीं पढ़ाता है, चाइनीज में पढ़ के देखिए कैसे कोरोना वायरस फैला दिया इंडिया में। अब सफर करना पड़ रहा है हम लोग को, पूरा गड़बड़ा दिया माहौल को। तो लैंग्वेज का बैरियर मत सोचिए कि लैंग्वेज पता नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, सब समझ आएगा। और बाकी मैं तो हूँ पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो ये ऐसे करके एक डायग्राम होता है सब बुक में, आपको दिमाग खराब करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे करके दे देता है। अगर ये साइटोप्लाज्म है, अगर साइटोप्लाज्म है और ये अगर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग कि नीचे वाला जो लिपिड दिख रहा है ना, बाइलेयर बोलते हैं ना, एक लेयर हुआ, एक दो लेयर, तो लिपिड क्या बनता है, इसलिए लिपिड बाइलेयर बोलता है। अब ये जो है भाई साहब, इसको बोलता है इनर लिपिड, इंग्लिश टर्म में बोलता है। नीचे का जो लेयर होता है उसको इनर लिपिड बोलता है, और ऊपर को बोलता है अपर लिपिड, ठीक है। अब ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज आपको बताने जाऊंगा और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये देख लीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनर लिपिड बोलता है, इसको आउटर लिपिड बोलता है, ठीक है। अब पूछेगा आपको क्वेश्चन कि ये इनर लिपिड में कौन सा फॉस्फोलिपिड का टाइप सबसे ज्यादा रहता है। आउटर फॉस्फोलिपिड जो आपको दिख रहा है, आउटर लिपिड, यहाँ पर कौन सा फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा रहता है। और क्या पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कौन सा फॉस्फोलिपिड का चार्ज कितना रहता है। तो ये डायग्राम आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनर लिपिड बोलता है, इसको आउटर लिपिड बोलता है। तब जब अंदर तरफ ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म की तरफ जो फेस किया रहता है, इसको इनर फेस बोलता है, इनर लिपिड बोलता है। और बाहर तरफ जो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस रहता है, उसके जो टच में रहता है प्लाज्मा में, उसको आपका अपर लिपिड बोला जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना तगड़ा पूछता है यहाँ से। अब उसे ये सारा पूछे कि आपका डीबीटी पूछ ले, आपका नीट पूछ ले, आपका जेएनयू का पूछ ले, आपका बीएचयू का पूछ ले, आपका जामिया का पूछ ले, आपका आईसी बेंगलोर, टीआईएफ, जीएस, जो भी एग्जाम वहां पर पूछेगा। देख लीजिए, अगर ये मैं सोच लूं कि अरे डायग्राम इतना खराब ड्रॉ करेंगे तो आप लोग कैसे समझिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। मैं एकदम सिंपल डायग्राम दे रहा हूं। एक ऊपर तरफ ये जो इधर करूंगा, इसको आउटर लिपिड समझ लीजिए, आउटर या अपर लिपिड, जो भी लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे तरफ हुआ इनर लिपिड,
अब बात हुआ, देखिए नीचे तरफ जो फॉस्फोलिपिड रहता है मैं लिख देता हूँ, एक नंबर नोट डाउन कीजिएगा अच्छा से। नीचे तरफ जो रहता है वो रहता है आपको फॉस्फोडाइडाइल सेरीन रहता है अंदर तरफ। 2 नंबर रहता है फॉस्फोटाइडाइल इथानोलमीन। ये 2 फॉस्फोलिपिड नीचे बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, मतलब इनर लिपलेट में रहता है। और आउटर लिपलेट की तरफ जो रहता है सबसे ज्यादा वो है फॉस्फोटाइडाइल कोलिन। तो ये भाई साहब आप पहले नोट डाउन कीजिए कि ये जो है सबसे ज्यादा नीचे तरफ जो रहता है फॉस्फोटाइडाइल सेरीन रहता है। फॉस्फोटाइडाइल इथानोलमीन ऊपर भी बहुत अमाउंट में रहता है, इसका एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा फॉस्फोटाइडाइल सेरीन जो होता है नीचे बहुत अमाउंट में रहता है। आर जो रहता है वो होता है फॉस्फोटाइडाइल आपका इनिसिटॉल। ये फॉस्फोटाइडाइल इनिसिटॉल एंड फॉस्फोटाइडाइल सेरीन, ये 2 फॉस्फोलिपिड नीचे इनर लिपलेट में बहुत अमाउंट में रहता है। और फॉस्फोटाइडाइल कोलिन जो होता है वो आपका आउटर लिपलेट में, मतलब अपर लिपलेट में बहुत हाई अमाउंट में रहता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, अगर जैसे आपको मर्जी ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये जरूर आप अच्छा से क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाला है। आप अगर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कर दीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, जो मर्जी आप कीजिए, लेकिन आप कीजिए, समझ रहे हैं। अब देखिए और क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब हम क्या बोले कि फॉस्फोटाइडाइल जो सेरीन होता है वो इनर लिपलेट में रहता है। अब एबनॉर्मली अगर फॉस्फोटाइडाइल सेरीन ऊपर लिपलेट में चला गया तो उसका कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो आप बोल, कभी अगर बॉडी में एपोप्टोसिस नाम सुने हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब अपना बॉडी अपना ही सेल को मार देता है खुद से ही, ठीक है, उसको प्रोग्राम सेल डेथ बोलता है। प्रोग्राम किए हुए सेल को मारा जाता है तो उसको प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस बोलता है। तो कौन सा सेल में एपोप्टोसिस होगा कि नहीं होगा, वो बाहर को मैक्रोफाज को, आपका जितना भी सेल्स होता है मैक्रोफाज डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो मैक्रोफाज को कैसे पता चलेगा। आप घर में आपका कोई भी चीज खराब हो गया है, आपका सड़ गया है, पूरा फल सड़ हो गया, आपको पता कैसे चलेगा कि वो फल सड़ गया है। आपको कुछ सिग्नल चाहिए ना, स्मेल देगा, नहीं तो देखने में थोड़ा अलग हो जाएगा, पहले पीला था बाद में काला हो गया। तो ऐसे बॉडी को भी सिग्नल चाहिए, मैक्रोफाज ऐसे थोड़ी समझ लेगा, उसको सिग्नल चाहिए कि कौन सा सेल सड़ गया है। तो उसको पहचानने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है। और ये चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटेड है, इसलिए बता दे रहा हूं कि वो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सुने हैं कि इनर लिपलेट में मैं क्या बोला कि फॉस्फोटाइडाइल सेरीन जो होता है भाई साहब, ये इनर लिपलेट में बहुत ज्यादा रहता है, हाई अमाउंट में रहता है इनर लिपलेट में, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में रहता है। और इसका एक और प्रॉपर्टी है कि ये नेगेटिव इनचार्ज होता है और ये इनर लिपलेट में बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है। अब भाई साहब एबनॉर्मली या कुछ भी दुर्घटना बसत ये ऊपर तरफ मतलब अपर लिपलेट में चला गया बहुत हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट में अगर अपर लिपलेट में चला गया तो भाई साहब ये क्या सिग्नल देता है, वो ये सिग्नल देता है कि भाई सेल को एपोप्टोसिस करना है, मतलब सेल को मारना है, या आपको इंग्लिश में बोला जाता है बहुत अच्छा तरह से प्रोग्राम सेल डेथ। समझ रहे हैं, मतलब खुद ही सेल को मारना। तो ये चीज जो होता है यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इनर लिपलेट में फॉस्फोटाइडाइल सेरीन ऊपर तरफ बहुत हाई अमाउंट में पहुंच जाए तो इसका भी बोल सकते हैं कि एक सिग्नल प्रोवाइड करता है जिसको एपोप्टोसिस बोलता है। और कौन डिस्ट्रॉय करेगा, वो मैक्रोफाजेस करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, आपका इम्यून सेल्स होता है वो सब। तो ये क्वेश्चन पहला बार आपका आएगा, तो ये भी आप कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आप अच्छा से देख लीजिए दोस्तों, चार्जेस का। कि फॉस्फोटाइडाइल सेरीन में आपका रहता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक तो क्या होता है, फॉस्फोटाइडाइल आपका हो गया इनिसिटॉल, यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रल चार्ज रहता है। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, मैं बोलूंगा तो यही चीज याद रखिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी। तो फॉस्फोटाइडाइल सेरीन जो होता है उसका नेगेटिव चार्ज रहता है, ये याद रखिए। उसके बाद इतना जानने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 10 एल्बर्ट का बुक में ये आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप कोई भी पार्ट फंड का बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको रेफर ये करूंगा कि आप एल्बर्ट का बुक पढ़िए, वहां से आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है।
अब मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं जो आप लोग पढ़ के आए अच्छा से, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। आप लोग सुने थे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बोला था 1972 में, भाई साहब 1972 में आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया था, ठीक है। वो क्या बोला था, वो ये बोला था कि देखो जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर इन नेचर होता है, ठीक है। वो ये बोला था कि जो लिपिड होता है वो लिपिड बाइलेयर इन नेचर रहता है, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, ये बोला था। और क्या बोला था कि जो ये मेम्ब्रेन रहता है, ये जो आपका मेम्ब्रेन सपोज ऐसे टांग दिया, मैं खींच दिया, ड्राइंग बहुत ही घटिया है फिर भी कर रहा हूं, तो बोला है कि देखो ये मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन के साथ साथ और बहुत सारा चीज रहता है। क्या रहता है कि बहुत सारा ऐसे प्रोटीन रहता है जो मेम्ब्रेन को पास करता है ऐसे करके, और बहुत सारा प्रोटीन क्या होता है ना ऊपर तरफ लगे रहता है, बहुत सारा चीज आपका नीचे तरफ रहता है। ये अगर आपका साइटोप्लाज्म है ना, अरे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ना, तो इधर भी एक प्रोटीन रहता है, ऐसे भी प्रोटीन अरेंजमेंट रहता है, इधर भी ऐसे प्रोटीन अरेंजमेंट रहता है। और बहुत सारा प्रोटीन क्या होता है कि लिपिड के साथ, अगर ये आपका हो गया ये वाला डायग्राम आपको अगले वीडियो में, अगर आपको अच्छा समझ नहीं आया अगले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, ठीक है। तो इसके साथ बहुत सारे ग्लूकोज रेसिड्यू लगा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू, उसके बाद भाई साहब प्रोटीन लगा देता है। तो इसको क्या बोलता है, इसको ये बहुत अच्छा साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है, जिसको बोलता है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। इसको बहुत अच्छा टर्म में बोलता है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। क्या करता है कि जो ये है ना कि फॉस्फेटाइडाइल इनिशिएटर होता है, उसके साथ क्या करता है ग्लूकोज मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू लग जाता है, उसके बाद प्रोटीन को एंकर कर देता है। ये प्रोटीन है, ठीक है। अरे ये आपका अपर लिपिड में ये फॉस्फोलिपिड है, अरे ये आपका फॉस्फेटाइडाइल इनिशिएटर है, पीएस लिख देता हूं, पीआई, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेटवर्क ऑन है क्या मेरे मोबाइल में? हाँ अब सही है। अब देखिए ये चीज आपको समझ आ गई। अब अभी यही चीज को बोलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये प्रोटीन जो चैनल पास करता है वो पूरा मेम्ब्रेन को पास करके जाता है। और एक प्रोटीन होता है जो ऊपर ऐसे ही फैलते रहता है और तैरता रहता है, ऐसे करके पूरा तैरता है। देखिए आप कोई भी नदी में जाइए, समुद्र में जाइए, ऊपर में कुछ रख देता है, वो तैरते तैरते चला जाता है। तो आप सोच लीजिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी है और उसके ऊपर कुछ रख दिए तो तैरते तैरते जा रहा है, तो ऐसे रहता है। अब दिक्कत है, इसको ये समझ के बाद आपको वो चीज समझना नहीं है, इसके बाद जो हम समझा रहे हैं वो समझिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यही फ्लूइड मोजाइक में बोला था, यही आप लिख के आते हैं, आपको 5 नंबर मिल जाता है, फिर आपको A+ मिल जाता है बायोलॉजी में, 100 में 100 मिल जाता है। आप सोचते हैं सेल बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी में बहुत नॉलेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मुझे भी बहुत नंबर मिलता था, फिर बाद में पता चला कि बायोलॉजी बहुत खतरनाक चीज है, कि वो वहां पर केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक क्या बोला मैंने कि लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड ऐसे रहता है, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन भी रहते हैं। मैं आपको पहले ही बता, ये स्ट्रक्चर तो अच्छे से रख लीजिए रट्टा मार के, यहां से आपको सब समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये बहुत इजी डायग्राम है, आपको समझाने में इजी होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन कहां से पूछेगा मैं बता दूंगा, लेकिन चीज को अच्छे से समझिए। यहां पर बताया है कि लिपिड बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप बोला है क्या, बाद में बहुत सारा रिसर्च होने के बाद पता चला कि जो लिपिड है ना ये अपने तरफ भी घूमता है। ये अगर एक्सिस मान लू मैं, तो ये अपने तरफ ऐसे करके घूमता है, मतलब ये अगर पेन है तो ऐसे भी घूमता है। अरे भाई साहब ये इधर से भी इधर ही आता है, और नीचे का भी ऊपर जाता है, समझ रहे हैं। और ये भाई साहब क्या करता है, ऐसे भी हिलता है, मतलब अगर ये आपका ये एक मॉलिक्यूल को समझ लीजिए ये वाला है, तो ऐसे भी होता है, आपका नीचे का चीज ऊपर भी जाता है, ऊपर का चीज नीचे भी आता है, और अपनी एक्सिस में ऐसे घूमता भी है, ये भी बाद में पता चला, ठीक है। और क्या होता है कि ये फॉस्फोलिपिड भाई साहब इधर भी ट्रेवल करता है, इधर भी ट्रेवल करता है, अंदर तरफ भी ट्रेवल करता है, बाहर तरफ भी ट्रेवल करता है, मतलब 3D में ऐसे फ्लोट कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई साहब ऊपर का चीज नीचे भी जाएगा, नीचे का चीज ऊपर भी आएगा, वो अपने एक्सिस पे भी घूमेगा, ऐसे भी मूवमेंट करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है। पहला वीडियो में क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन प्रॉपर्टी होता है फ्लूइडिटी मेंटेन करना। आप फ्लूइडिटी मेंटेन अगर नहीं हो तो आप दिक्कत हो जाएगा, आप चल नहीं पाइएगा, आपका बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, आप रॉड की तरह हो जाइएगा। तो फ्लूइडिटी है इसलिए आप बहुत फ्लेक्सिबल है। अरे भाई परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो वो तो परिवर्तन हो ही गए, एक जगह से दूसरे जगह जा ही गए। तो ये सब मूवमेंट को बहुत अच्छा तरीके से बहुत
साइंटिफिक टर्म में नाम दिया गया है कि भाई साहब देखो इसको जो एक ही एक्सेस में ऐसे घूमता है ना, अगर ये फॉस्फोलिपिड है और ऐसे घूम रहा है तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल बोला जाता है। और इसको जो इधर से इधर जाता है और फिर इधर से इधर आता है, अंदर तरफ भी आता है बाहर तरफ भी आता है, उसको क्या बोलता है, उसको लैटरल बोलते हैं, लैटरल मूवमेंट। देखिए इंग्लिश टर्म में कितना खतरनाक, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, हिंदी में बोल रहे तो बोलोगे तुमको कुछ नहीं पता है, ऐसा कोई बात नहीं, नॉलेज नॉलेज होता है, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रोटेशनल होता है, ये लैटरल मूवमेंट बोलता है, और एक्सिस के ऊपर भी घूमता है और ऐसे भी जाता है, अपर से भी ऊपर जाता है, नीचे से भी ऊपर जाता है, ऊपर से भी नीचे आता है। तो इतना फ्लेक्सिबल होता है आपका बॉडी। आप काहे नहीं इतना फ्लेक्सिबल है, आपको क्यों लगता है आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाइए, आप भी कर पाइएगा, वही चीज से आप भी बना है, ठीक है। जो भाई टॉपर जो चीज से बना है आप भी वही चीज से बना है। तो ये डायग्राम देख लीजिए, अच्छा समझिए मैं क्या बोला कि अगर ये फॉस्फोलिपिड एक को पकड़ लीजिए ऐसे करके, तो भाई साहब ये ऐसे हिलता भी है, ऐसे भी जाता है, ऐसे भी आता है, नीचे का चीज ऊपर भी जाता है, ऊपर का चीज नीचे तरफ भी आता है। ये चीज आप अच्छा से पहले समझ लीजिए, फिर मैं अब बताऊंगा कि कौन कौन सा एंजाइम ये चीज में हेल्प करता है। देखिए ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है, बॉडी को कुछ भी चीज मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी का जरूरत होता है, तो वो कहां से आता है। देखिए ये अगर चीज हुआ, मैं क्या बोला कि देखिए ये अपर का चीज, ये लिपलेट भी नीचे तरफ आ जाता है और ये नीचे का लिपलेट भी ऊपर तरफ जाता है, तभी तो एसिमेट्री मेंटेन रहता है। एक क्वेश्चन भी आता है यूनिवर्सिटी में कि बताओ एसिमेट्री कैसे मेंटेन होता है, तो एसिमेट्री जो होता है वो ऐसे मेंटेन होता है, क्योंकि आपका जो लेयर है ना, इसको एक मोनो लेयर बोलता है, इसको भी एक मोनो लेयर बोलता है। ये मोनो लेयर एसिमेट्री कैसे मेंटेन करता है, इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए ऊपर का चीज, अब क्वेश्चन कहां से पूछा मैं बता रहा हूं, ऊपर का फॉस्फोलिपिड जो आता है वो अगर नीचे आए तो जो एंजाइम के थ्रू आता है उसका नाम है भाई साहब फ्लिपेज। अब नोट डाउन कीजिए, इसको क्वेश्चन आएगा, फटाक से नोट डाउन कीजिए, नीट वाले हो जीआरएफ वाले हो जो भी हो, यहां से क्वेश्चन आएगा, नाम है फ्लिपेज। ये ऊपर से अगर नीचे तरफ आया तो, और नीचे का तरफ अगर ऊपर तरफ जाए तो इसको नाम बोला जाता है फ्लोपेज। नोट डाउन कीजिए, ये दो एंजाइम है जो आपका रेगुलेट करते हैं। और एक होता है कि इधर से भी जाएगा, इधर से भी आएगा, आगे तरफ भी जाएगा, पीछे तरफ भी आएगा, लेकिन एक ही मोनोलेयर में होता है। वो जो होता है उस किसके थ्रू होता है, उसका नाम है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज बोल के एंजाइम है। तो ये सब एंजाइम होता है। अब ये भी पूछता है, ये भी सीएसआई में, खुद सीएसआई में अटेंड किया हूं, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है। अब इसके अलावा भी क्या पूछेगा कि ये जो फ्लिपेज हो भाई साहब ऐसी काम नहीं करता, इसको एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। इसको भी क्या चाहिए? इसको एटीपी चाहिए। तो ये किस तरह का प्रोटीन होता है? ये जो प्रोटीन होता है दोस्तों, ये पी टाइप प्रोटीन होता है, पी टाइप प्रोटीन होता है, चैनल प्रोटीन होता है। और ये जो होता है एबीसी टाइप प्रोटीन होता है। इसका नाम है एटीपी बाइंडिंग कैसेटी बोला जाता है इसको। यहां पर भी एटीपी लगता है, यहां पर भी एटीपी लगता है, ऐसे ही नहीं होता मूवमेंट, ठीक है। और ये जो भाई सब है स्क्रैम्बलेज, इसको कोई एटीपी नहीं लगता है, ठीक है, बिना एटीपी का काम करता है। लेकिन ये जो भाई सब एक्टिवेटेड कब होता है? जब कैल्शियम कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगा तभी एक्टिवेट होगा। लेकिन यहां पर कोई भी आपका एटीपी नहीं लगता है। तो ये जो होता है वो नॉन स्पेसिफिकली होता है। अब इसका मतलब मैं बता रहा हूं, नॉन स्पेसिफिकली कहीं क्यों बोल रहे हैं। ये नॉन स्पेसिफिकली होता है और रैंडमली होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं रहता है। लेकिन ये जो एंजाइम है ना, फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज, ये स्पेसिफिकली होता है। कहां पर होता है? फॉर द ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड। ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है ये जो नाम आप दिए हैं फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज। यहां से क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि ऊपर का मोनोलेयर का यदि अगर कोई फॉस्फोलिपिड नीचे तरफ मोनोलेयर में आ जाए, अपर से अगर इनर रिप्लेट में आ जाए, तो वो फ्लिपेज के थ्रू होगा। फ्लिपेज एटीपी एंजाइम होता है, पी टाइप होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर नीचे का इनर फॉस्फोलिपिड अगर ऊपर तरफ चला जाए तो यहाँ पर एटीपी यूज होता है, इसको एबीसी ट्रांसपोर्ट बाइंडिंग प्रोटीन बोलता है। और मोनोलेयर का नीचे का ऊपर तरफ जाता है। और एक होता है स्क्रैम्बलेज, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। कोई भी फॉस्फोलिपिड को ऊपर नीचे साइड इधर उधर कर सकता है, लेकिन इसको कोई एटीपी की जरूरत नहीं। लेकिन एक्टिवेट जब होगा वो कैल्शियम के थ्रू ही होगा, ऐसे एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। काहे इंपॉर्टेंट है ये?
भाई अगर ये फ्लेक्सिबल कोई चीज कब होता है, जिसको अगर आपका हाथ पैर ऐसे बांध देता वो बहुत सारे काम आप नहीं कर पाइएगा। अगर हाथ बांध दे तो आप चल पाइएगा, आपका पैर खुला होगा। अगर हाथ और पैर दोनों बांध तो चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। एक जगह किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो भाई साहब ये अगर एसिमेट्री तभी मेंटेन होता है जब आपका ये सब चीज होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कीजिए, यहाँ पर एक गलती कर देता है स्टूडेंट कि भाई साहब ये जो हुआ कि ऊपर का नीचे जाता है, ऊपर का नीचे जाता है, नीचे का ऊपर जाता है, साइड बाय साइड, ये पता कैसे चला? अब ऐसा साइंटिस्ट तो हाथ में ऐसे लेके चेक नहीं किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बहुत छोटा होता है। इसका डायमीटर जो होता है ना वो 4 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना कि देखो ये 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ। हम लोग बोलते हैं कि देखो मेरे से 1-2 मीटर की दूरी रखो क्योंकि कोरोना वायरस हो गया है। तो ये मीटर में हम लोग मापते हैं, लेकिन हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत छोटा होता है उसको मीटर में नहीं माप सकते। उसके लिए उसका एक वेराइटी यूनिट होता है जिसको नैनोमीटर बोलता है। 1 मीटर याद रखिएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। ये चीज याद रखिएगा। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज होता है ना वो 4 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर में वेरी करता है। ठीक है, तो इतना छोटा चीज साइंटिस्ट तो ऐसे आंख से देख के पता नहीं कर पाएगा। कुछ टेक्निक तो होगा, कैसे पता चला? यहां से क्वेश्चन पूछता है सीएसआर में, और बच्चे यहां पर फंस जाता है कि भाई साहब साइंटिस्ट निकाला कैसे इस चीज को। तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का नाम बता रहा हूँ, थोड़ा साइंटिफिक होता है, मैं बता रहा हूँ इतना इजी है। उससे पता चला कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मूव करता है, इधर उधर भी मूव करता है, ऊपर नीचे भी मूव करता है। कैसे पता चला बता रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करके कर लीजिए आप, जब मन जी जैसे जहां पर इंपॉर्टेंट कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, और कोई भी एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, अब देखिए मैं तो बहुत सारा आप बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो करना चाहिए कि पता कैसे चला साइंटिस्ट को कि इधर उधर मूव करता है, आंख से तो देख नहीं पाइएगा। तो ऐसा कुछ तो किया होगा ना। तो भाई साइंटिस्ट लोग बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो क्या किया, को लोग जो फॉस्फोलिपिड हम दिखाए थे ऐसे वाला, ये फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं ऐसे ऐसे। आप दिमाग लगाइए कि कैसे किया होगा, कैसे पता चला होगा कि फॉस्फोलिपिड इधर उधर मूव करता है, कैसे पता चला होगा। तो भाई साहब ये जो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर फॉस्फेट रहता है लास्ट में एक, अब उसके साथ कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक मिक्सचर बनाएंगे, इस एक्स मिक्सचर बनाएंगे यहाँ पर हम लोग फ्लोरोफोर टैग कर देंगे। फ्लोरोफोर टैग कर देंगे। फ्लोरोफोर क्या होता है, यहाँ पर फ्लोरोसेंस होता है। जब हम लोग एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में लाइट देते हैं तो वो अपना दूसरा वेवलेंथ में लाइट छोड़ता है वहां से। ये फिनोमिनन में आपको पढ़ा दूंगा, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, ये सब पढ़ा दूंगा, रेडिएशन का पूरा चीज पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो फ्लोरोफोर साइंटिस्ट लोग क्या किया, यहाँ पर भाई साहब फ्लोरोफोर ऐड कर दिया, ऐसे करके ऐड कर दिया सब लिक्विड में, पूरा ऐड कर दिया, दोनों तरफ कर दिया। अब देखिए ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ऊपर से आप ऐसे ताक रहे हैं तो आप कैसे दिखाई देगा पूरा। आप सपोज ये ग्रीन कलर है, ये आपका ग्रीन कलर का है। ठीक है, जितना फ्लोरोफोर टैग किए, आप ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप ऊपर से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कि भाई साहब ग्रीन सिग्नल आ रहा है चारों तरफ से। ठीक है, तो आपको ऊपर से कैसे दिखने का मिलेगा, यही व्यू आपको दिखा रहा हूं कि यही चीज को अगर आप ऊपर से देखते हैं, आपका ये आंख है अगर, ठीक है ना, ऐसे करके ऊपर से देख रहे हैं तो आपको कुछ गोल सा ऐसे दिखेगा, चारों तरफ आपको ग्रीन दिखेगा। क्या दिखेगा, चारों तरफ आपको ग्रीन दिखाई देगा। अब आप क्या किए, इसका टेक्निक का नाम पहले लिख देता हूं फिर आपको समझ आएगा। टेक्निक का नाम है फ्रैप। अब यही इंग्लिश टर्म में लिखता है तो आपको लगता है बहुत खतरनाक चीज है, कुछ खतरनाक चीज नहीं। फ्रैप मतलब ये होता है कि फ्लोरोसेंस, आपको इसका मीनिंग लिख देता हूं, देखिए कितना इजी लगेगा। आप बोलते टेक्निक नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते पढ़ाते टेक्निक पढ़ाते हैं, आपको अलग से टेक्निक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लोरोसेंस रिकवरी, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फ्लोटोब्लीचिंग, ये टेक्निक का नाम लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है सीएसआर नीट में आता है, नीट में कभी पूछ लेता है, और आपका बीएचडी तो जब तक पूछ लेता है। तो फ्रैप टेक्निक, इसका नाम फ्रैप टेक्निक। तो फ्रैप का पूरा नाम है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फ्लोटोब्लीचिंग। ठीक है, इसके थ्रू साइंटिस्ट लोग क्या किया कि पूरा मेम्ब्रेन को आपका ग्रीन फ्लोरोसेंस से आप एकदम पूरा टैग कर दिया। तो ऊपर से जब प्लाज्मा में कैसे देखिएगा, चारों तरफ ग्रीन और ग्रीन दिखाई देगा। तो आप अब क्या कीजिएगा, देखिए अब हम लोग के पास होता है लेजर। हम लोग लेजर से क्या करते हैं, ऊपर से मारे यहाँ पर खपाक से एकदम,
और यहाँ पर जब मारे तो क्या किए ना, फ्लोरोफोर को कर दिए खराब, डिस्ट्रैक्शन। अब कोई भी चीज को उतावला कर दीजिए ना, तो उतावला करने से हो जाता है गड़बड़ी, और गड़बड़ी होता है तो इंसान बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में भी होता है, मॉलिक्यूल को कर दी एक्साइट, तो ग्राउंड स्टेट में था वो हो गया एक्साइटेड स्टेट में। अब इतना हाई एनर्जी दे दिया तो वो डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो अब जब डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, ये चारों तरफ काला था, अब डिस्ट्रैक्शन जब हो जाएगा भाई साहब ना, तब यहां पर आपको ऐसे दिखेगा व्हाइट, चारों तरफ व्हाइट। हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, मतलब क्या, यहां अगर मैं ग्रीन कर देता हूं, देखिए आपको समझ आएगा, आप चीज पूरा चीज आपको लोचा समझ आएगा। ये ग्रीन कर दिया मैंने चारों तरफ से, ठीक है, देखिए चार ये ग्रीन हो गया, ठीक है, ये वाला ग्रीन है और ये आपका काला हो गया, तो ऊपर से आपको काला दिख रहा है। अब काला इज इक्वल टू ग्रीन, समझ लीजिए। अब जब ये चीज हट जाएगा ना ऊपर से, ये इस के समझिए, अब मारा हम ऊपर से लेजर बीम, लेजर बीम होता है एक तरह का हाई एनर्जी आपका रेडिएशन होता है, वो ऊपर से मार दिए और ये जो काला फ्लोरोफोर है उसको डिस्ट्रैक्शन कर दिया स्पेसिफिक पोजीशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ, इधर ग्रीन दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा, ग्रीन बोला ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि नीचे का सरफेस दिख रहा है, ये उड़ गया है, ये डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो ऐसे दिख रहा है। अब देखिए साइंटिस्ट लोग कितना इंटेलिजेंट था, आप बोल रहे हैं भाई साहब अगर आपका लेटरली मूवमेंट कर रहा है, ये सब अगर लेटरली मूवमेंट करता है तो ये ग्रीन वाला चारों तरफ फैल जाएगा, समझ रहे। फिर से सुनिए, पहले क्या था, फॉस्फोलिपिड था, फॉस्फोलिपिड के ऊपर हम लोग फ्लोरोफोर टैग कर दिया, फ्लोरोफोर टैग करने के बाद हम लोग पूरा ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसे व्यू आ रहा है, ठीक है। ऐसे व्यू जब आ रहा है तब हम लोग लेजर बीम लेके एक स्पेसिफिक पोजीशन में उस फ्लोरोफोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपको ऊपर से सिर्फ ग्रीन दिखाई देगा, तो वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर से कि देखो ग्रीन दिख रहा है। अब क्या किया, अगर ये भाई साहब इधर उधर मूव करता है तो ये ग्रीन वाला इधर उधर आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये ग्रीन जो है इधर डीप दिख रहा है, ये थोड़ा फेड होकर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अगर ये इधर उधर मूव करता है क्या करेगा, तो उसके बाद साइंटिस्ट लोग क्या किया कि कुछ टाइम पर 40 मिनट्स बाद वो फिर से देखा कि क्या होता है, मूवमेंट करता है कि नहीं करता। अगर मूवमेंट करेगा तो फैलेगा चारों तरफ। तो वो लोग 40 मिनट बाद जब देखा यहाँ पर, तो वो सब देखा कि चारों तरफ भाई साहब जहां पर हम ब्लू किए थे ना, वो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मतलब ब्लैक हुआ था चारों तरफ, ये थोड़ा थोड़ा चारों तरफ ब्लू हो गया, मतलब फैल गया चारों तरफ। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये जो फॉस्फोलिपिड है इधर उधर मूव करता है, समझ रहे हैं। वही चीज सेम एक्सपेरिमेंट डन किया गया था कि इधर जो है यहाँ पर फ्लोरोफोर टैग कर दिया, नीचे की तरफ डिफरेंट तरह का फ्लोरोफोर टैग कर दिया। ये तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, वो बना कि लेटरल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता चल गया वहां से। तो इसका नाम है फ्रैप, जिसको फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फ्लोटोपिचिंग बोला जाता है। आप बोलेगा फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज की एक्टिविटी कैसे पता चलेगा, वही काम किया। आप यहाँ पर ब्लैक फ्लोरोफोर से टैग कर दिए, इधर आपका ब्लू फ्लोरो से टैग किए, इधर सिर्फ ब्लैक, ऊपर का लिक्विड को सिर्फ ब्लू आप ब्लैक फ्लोरोफोर से टैग कर दिया, नीचे का सिर्फ आप ब्लू से टैग कर दिया, और आप छोड़ दीजिए, टाइम में इंक्यूबेट कर लीजिए। कुछ देर बाद आप देखिएगा कि ये जो ब्लैक फ्लोरोफोर है वो नीचे तरफ भी आ गया है और ये ब्लू फ्लोरोफोर ऊपर भी आ गया है। तो इससे क्या पता चला कि भाई साहब ऊपर का चीज नीचे भी जाता है, नीचे का चीज ऊपर भी आता है। यही प्रूफ हुआ ना, क्योंकि आप तो सिर्फ ऊपर वाला ब्लैक किए थे और आप नीचे वाला सिर्फ ब्लू किए थे, तो भाई नीचे ब्लैक कैसे आ गया, मतलब मूवमेंट करता है। तो ये ऐसे साइंटिस्ट लोग पता चला, जिसको इंग्लिश टर्म में नाम बोला जाता है कि फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फ्लोटोपिचिंग। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपको टेक्निक पढ़ा दिए एक यहाँ से सेल बायोलॉजी, ठीक है, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर दिए। देखिए ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, साइंटिफिक थोड़ा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोग समझ नहीं आएगा। ऐसे तो नॉलेज आपको हर जगह वीडियो सर्च की जगह वो मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको पढ़ा दिया कि कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन पूछता है। अब बात हुआ कि ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप बोलेंगे देखिए इतना बड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ पढ़ा है तो सेल बायोलॉजी का तो कब खत्म। मैं डेली एक वीडियो दूंगा आप लोग के लिए, और मैं बोलता हूँ ना 2-3 महीना में 4 महीने में सब आपको सेल बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक खत्म करवा दूंगा, और अच्छा से करवा दूंगा। वीडियो देखिएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैं क्या बताया था कि भाई साहब ये होता है अंदर का चीज, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये आपका लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। मतलब कोई अगर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो यही सिर्फ पास कर पाएगा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अगर कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक, तो वो ना अंदर जा पाएगा ना बाहर आ पाएगा।
तब बताइए आप खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, आप अमाइनो एसिड, प्रोटीन खा रहे हैं, अमाइनो एसिड ही हो रहा है, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ग्लूकोज हो रहा है, फ्रुक्टोज हो रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है। वो सेल के अंदर जाता कैसे है? अब आपका ब्लड कैपिलरी यहां से आया, यहां से फूड निकल गया बाहर, ये फूड को अंदर भी तो घुसाना पड़ेगा ना भाई, कैसे घुसेगा? यहां से तो घुसेगा नहीं। अब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो चार्ज रहता है उसमें, वो तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, तो सेल तो ऐसे डाई कर जाएगा, मर जाएगा। तो आप बचे कैसे हैं? आपको तो मर जाना चाहिए था, आप नहीं मरे ना, तो इसको भी समझना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे होता है, क्या चीज रहता है ऐसा? क्वेश्चन कीजिए बायोलॉजी में, तभी आपको बायोलॉजी समझ आएगा। तो भाई साहब आपको पहले ही बताया था, बहुत सारा प्रोटीन रहता है जो चैनल फॉर्म करता है ऐसे करके। अब ये चैनल प्रोटीन भी बहुत चालाक होता है, उसको पता है कि अगर इसके साथ अच्छा बना के रखना पड़ेगा ना, तो इसके जैसा होना पड़ेगा। अगर इसके जैसा नहीं हो पाया तो मैं यहाँ पर टिक नहीं पाऊंगा। तो ये इंसानों में भी होता है, आपको पता है। अब घर में देखिएगा, मम्मी आपके साथ भी झगड़ा जब आप करते हैं, आपको भी मैनेज कर लेता है, आपको पापा के साथ झगड़ा होता है तो वहां पर भी मैनेज कर लेते हैं। कैसे करता है? मम्मी को पता है दोनों तरफ बना के रखना पड़ेगा, तभी टिक पाएंगे। ठीक है, एक तरफ गए तो भीतरे मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको यही चीज आपको चैनल प्रोटीन में पता है कि अगर यहाँ टिक के रहना है तो आपको यहाँ से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, हमको यहाँ से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा और बाहर से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम टिक पाएंगे यहाँ पर। तो कैसे टिक पाएंगे? तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो होता है, ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पर, ये स्पेसिफिक पोजीशन में, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट रहता है, वहां पर स्पेशल टाइप का अमाइनो एसिड रहता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड भी रहता है। अगर आप लोग टाइल्स पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड भी रहता है, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड रहता है। आपका नॉन पोलर पोलर होता है, चार्ज अनचार्ज भी अमाइनो एसिड रहता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ल्यूसिन रहेगा, लाइसिन रहेगा, लाइसिन बोल रहे हैं, ल्यूसिन रहेगा, एलानिन रहेगा, आपका ग्लाइसिन रहेगा, आइसोल्यूसिन रहेगा। ये सब अमाइनो एसिड यहाँ पर इस रीजन में रहेगा। और ये बाहर तरफ जो दिख रहा है ना, उसके अंदर भी एक पोर होगा, क्योंकि जहां से सब चीज पास होगा। अब पोर के अंदर तरफ ऐसे है, अगर ये चैनल है, मैं अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं, ये पहले नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो है यहाँ पर जो इंटीग्रेट रहता है, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रहेगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ 3D में एकदम अच्छा से क्या होता है। अब एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको अच्छा से। देखिए, ये चैनल हुआ, ये पोर हुआ इसका, ठीक है, और ये हुआ आपका मेम्ब्रेन का पार्ट। अब ये सपोज है ग्लूकोज, और ये जिसको जाना है अंदर से अंदर तरफ आना, बाहर से। तो इसके अंदर, पोर के अंदर भी तो भाई ऐसे सरफेस रहता है ना अमाइनो एसिड का। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड रहता है वो चार्ज अमाइनो एसिड रहता है। कौन सा चार्ज अमाइनो एसिड रहता है? इधर आपका ग्लूटामिक एसिड रहेगा, आपका लाइसिन रह सकता है, आपका एस्पार्टेट रहता है, एस्पार्टिक एसिड होता है, आपका ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजिन, ये सब चीज रहता है। ये क्या करता है? हेल्प करता है कि कोई भी ग्लूकोज अमाइनो एसिड इसको चार्ज करने में, फीड करने में पास कराता है। तो अंदर आपका चार्ज अमाइनो एसिड का, लेकिन बाहर तरफ ये सरफेस जो है, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रहेगा दोस्तों। ये अच्छा से समझ लीजिए, घर का मम्मी की तरह होता है, चारों तरफ बना के रखना पड़ता है, ससुराल से भी, आपका घर से भी, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको, आई होप आपको समझ आ गया। अब बात हुआ, एक चीज और समझाते हैं जो आपको बुक से मिलेगा, एल्बर्ट से मिलेगा, मैं पढ़ता हूं तो आपको बता रहा हूं तो मजा लगता है। देखिए, ये होती है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। अब आप नाम सुने होंगे, कोई भी चैनल प्रोटीन जो होता है उसको बोलते हैं सिंगल पास, बोलते हैं मल्टीपल पास। इसका मतलब क्या पास, समझा रहा हूं। अब क्या पास, देखो, कभी कोई देखे हैं आप, ऐसे रहता है प्रोटीन, ऐसे रहता है, ऐसे घूम घूम के ऐसे नीचे जाके ऐसे होता है। आप देखे होंगे, बुक में डायग्राम में दिया रहता है, आप समझ नहीं पाता क्या होता है एग्जैक्टली, ऐसे होता है। ये देखिए, ये जो है एक बार पास कर रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल पास, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस क्यों बोल रहा है? पास कर रहा है एक बार, इसलिए। और ये हो गया सिंगल पास। यही अगर आपका ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे 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 हुआ, फिर ऐसे 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 हुआ,
तो कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार पास किया, तो फोर पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इसको बोल सकते हैं आप, चार बार पास किया तो इसको फोर पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंट्रिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको सिंगल पास बोला जाता है। इसको नाम बहुत सारे जगह में, जैसे आप नाम सुने हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सर्पेंटाइल इन नेचर, मतलब 7 बार पास करता है आपको मेम्ब्रेन को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है, आपको क्वेश्चन वहां से भी आता है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। तो ये चीज आपको समझ आए कि सिंगल पास होता है। अब आप देखिएगा कि प्रोटीन का बहुत सारे लेवल ऑफ फोल्डिंग रहता है, पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, फिर टर्शियरी होता है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है बता रहा हूं, देखिए पहला अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिएगा चारों तरफ रहता है, एच हो गया, एक तरफ NH3+ रहेगा, एक तरफ आपका COOH रहेगा, एक तरफ कोई भी R ग्रुप रहेगा, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये अमाइनो एसिड बहुत सारा मिलके क्या करता है, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, इधर अल्फा हेलिक्स बनाएगा, नहीं तो आपका बीटा प्लेटेड सीट ऐसे ऐसे करके बनाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। इधर आपका अल्फा हेलिक्स बनाएगा, नहीं तो बीटा प्लेटेड सीट। बीटा प्लेटेड सीट भी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, बाद में आपको समझाऊंगा जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊं, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा ये मेम्ब्रेन पास कराता है। क्यों कराता है, यहां पर भी क्वेश्चन है, देखिए ज्यादातर मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर ऐसे घूम घूम के नीचे आया है, ऐसे सीढ़ी की तरह, फैंसी सीढ़ी की तरह नीचे आया है, ये एक्चुअली अल्फा हेलिक्स है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको अल्फा हेलिक्स बोला जाता है। तो ये अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। अरे ये बाहर तरफ पहले बताया था कि भाई साहब यहाँ पर हम लोग के मोहल्ले में रहोगे तो हम लोग के तरह चलना पड़ेगा, अगर नहीं चल पाओगे तो भगा दिए जाओगे। तो ऐसे ही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर जो बाहर तरफ साइड चेन निकलता है ना, वो आपका होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक होगा तभी इसके साथ आप प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक नहीं कीजिएगा तो भगा दिया जाएगा, आपसे बनेगा नहीं, देखिए तो धंधा खराब हो जाएगा पूरा। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बाहर तरफ जो फैला के रहता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और अंदर चैन का जो पोर होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है इन केस ऑफ द इंट्रिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये तो हो गया फ्लूइड मेजर मॉडल का इंट्रिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बात। और एक चीज बोला था ना, सिंगर जोनाथन बोला था और निकोलस, ये दो साइंटिस्ट था, 1972 में बोला था फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऐसे होता है। और क्या बोला था कि देखो ये होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अगर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऐसा बात नहीं किसी इंट्रिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही रहेगा, समझ रहे हैं, उसके सिवा भी बहुत सारा प्रोटीन रहता है। एक बोला था कि देखो बाहर तरफ रहेगा ऐसे करके, बहुत सारा बाहर में प्रोटीन रहेगा ऐसे, और बहुत सारा प्रोटीन क्या होगा कि ऐसे लिपिड शुगर के साथ ऐसे अटैच होकर प्रोटीन अटैच रहेगा ऐसे करके, ऐसा प्रोटीन भी अटैच होता है। तो देखिए ये जो बाहर वाला प्रोटीन जिसको बोला जाता है, इसको इंग्लिश टर्म में बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंग्लिश टर्म में बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि बहुत पता चल गया आपको, ऐसा कोई बात नहीं, आपको हिंदी में बहुत पता है, बस हम इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। इसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलता है, ठीक है। तो ये होता है आपका, हो गया बाहर तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म की तरफ। तो ये होता है पेरिफेरल प्रोटीन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछते पता है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बोलो ये पेरिफेरल जो प्रोटीन होता है वहां पर ये प्रोटीन इसके साथ जुड़ा है ना, तो भाई कोई बॉन्डिंग तो होगा। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, मम्मी हो डैडी हो, दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, कुछ बॉन्डिंग होगा ना भाई, कुछ रिश्ता तो होगा तभी ना बात कर रहे हैं, दोस्ती का रिश्ता हो कुछ भी हो। तो यह भी इसके साथ जब बाइंड करके है ना, तभी कुछ रिश्ता इसके साथ भी होता है। वो रिश्ता बहुत तरह का होता है, कोवेलेंट होता है, नॉन कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट मतलब आपका बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड दिखता है कि देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एटम है, इसके बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का शेयर किया गया है, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया है, इलेक्ट्रॉन एक दिया है और एक बॉन्ड बनाया है, तो ये हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन का इधर उधर नहीं होता है, वो जस्ट चार्ज इधर रहता है, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज ऐसे चिपक के रहता है, तो वहां पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड आपको ऐसे नहीं दिखाई देता है। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन रहता है वो नॉन कोवेलेंटली अटैच रहता है, किसके साथ रहता है ना, आपका सरफेस प्रोटीन के साथ। तो ये नॉन कोवेलेंटली अटैच रहता है, कोवेलेंटली नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिए, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और एक तरह का और प्रोटीन रहता है जहां पर बोलता है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन है, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन रहता है। वो क्या होता है कि यहाँ पर फॉस्फेटाइडाइल इनिसिटोन है, उसके साथ आपको जोड़ दिया आपका कि कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू, ऑलिगोसैकेराइड बोल सकते हैं। बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएगा ना 7-8, तो उसको ऑलिगोसैकेराइड बोलता है। या कोई भी कार्बोहाइड्रेट को एक साथ जोड़ दीजिए 3-4, तो वहां को बोलता है ऑलिगोसैकेराइड हो गया है।
एक होता है मोनोसेकेराइड, होता है डाइसेकेराइड, होता है पॉलीसेकेराइड हो गया। उसके बीच के होता है एक ऑलिगोसेकेराइड, जो मोनो डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का बीच का अवस्था होता है। तो ये प्रोटीन इसके साथ अटैच हो जाता है, इसको बोलता है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है जो नॉन कोवेलेंटली अटैच रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज जो मैं आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जहां से मेजोरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको आई थिंक आपको ये समझ आया, तो मैं आपको पढ़ाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक। इसमें से कुछ टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा, वहां से भी कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हाँ, जो अभी मैं बताना जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा से आप पढ़ लीजिए। जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है वो आप देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। आप बहुत सारा क्वेश्चन अटेंड किया, आपको पता होगा, बीएसयू का अगर एग्जाम दिए, जेएनयू का या नीट का या सीएसआर का एग्जाम दिए तो आपको पता होगा। बोलता है देखो, हिमालय में एक पर्वत में एक प्लांट है, उस प्लांट को हम लेके आएंगे रेगिस्तान में रख दिए, तो बोलो उसका प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या ट्रांसफॉर्म होगा, क्या चेंजेस होगा। आप बोल रहे भाई साहब हिमालय से पर्वत से आप प्लांट लाए क्यों, आप रेगिस्तान में क्या जरूरत था आपको लाने का, अगर ला भी दिए तो क्या चेंजेस हो आपको क्या पता चलेगा, ये थोड़ी पढ़े थे हम। तो क्या चेंजेस होता है ये सब क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसको बोलता है इंग्लिश टर्म में फेज ट्रांजिशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फेज ट्रांजिशन होता है, और वो हिंदी में आपको समझा रहा हूं क्या होता है। देखिए, आपको बोला था ना कि ये हेड होता है और इसका बहुत बड़ा टेल होता है। टेल एक्चुअली क्या होता है, अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा। इसका टेल का मतलब यहाँ पर फैटी एसिड है, ऐसा फॉस्फोलिपिड होता है। इधर ये आपका फॉस्फोलिपिड है। आप ये प्लांट को आप ले आए हिमालय पर्वत के वहां से रेगिस्तान। अब हिमालय में क्या था, टेम्परेचर बहुत ही कम था। क्या था, हिमालय पर्वत में टेम्परेचर बहुत ही कम था, -, डिग्री में आपका टेम्परेचर, ठीक है। आप रेगिस्तान में लाए तो 55 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब भाई साहब इतना सेप्टिक शॉक दीजिएगा, इतना शॉक दीजिए आपको। अगर अभी हम कश्मीर से लेके आके हम अगर आपको राजस्थान में पहुंचा दो गर्मी में, तो आपका भी हालत खराब हो जाएगा। ये तो फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ का कुछ चेंजेस होता है, बॉडी अपने आप को ना बैलेंस कर लेता है, आपका समाज के अनुसार, मतलब आपका माहौल के अनुसार बॉडी अपने आप को ढल लेता है। तो कैसे ढलेगा, वो उसको ही बोलता है चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है कि देखिए, वो क्या करता है, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन होता है। सैचुरेशन मतलब क्या होता है और अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है। अनसैचुरेशन मतलब आपका डबल बॉन्ड बन गया है। आपको देखिए डबल बॉन्ड कहां बनता है, ये आपका जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन को मैं इधर लाता हूं, इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं। देखिए ऐसे ड्रॉ होगा, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा, तो CH2 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 ऐसे करके रहता है आपका, लास्ट में आपका COOH रहता है ना। अभी ये CH2 के CH2 के बीच में देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, अगर यही हम डबल बॉन्ड कर देना, मैं डबल बॉन्ड कर दिया चाहिए, तो ये जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना, वो अब हो जाएगा टेढ़ा। और जो चीज टेढ़ा रहता है वो चीज किसी को अच्छा नहीं लगता। देखिए ऐसा स्टेट था, अब ये हो गया टेढ़ा। अरे ये देखिए, सबको अगर मैं ऐसा कर दूं, इधर में इधर कर दूं, ऐसे टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा क्यों होता है बताता हूं अभी। तो ये वो ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है। अब देखिए, पहले मॉलिक्यूल ऐसे था, तो आसपास में अगर हम ऐसे रहेंगे तो एक घर में बहुत सारे इंसान रह सकते। अगर आप फैल जाइएगा ऐसे करके, तो एक ही रूम में आप चार ही रह सकते, उससे ज्यादा नहीं रह पाइएगा। और ऐसे करके सिमेंट के सिकुड़ के रहिएगा तो एक रूम में बहुत सारा इंसान रह जाएगा। ऐसा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड में भी होता है। अगर ये सिकुड़ के रह रहा था, जैसे सिकुड़ के रह रहा था, तो बहुत सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह ऐसे बना हुआ था। तो तब मेन काम होता है फ्लूइडिटी मेंटेन करना। तो जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होगा वहां पर आपका अनसैचुरेटेड होता है। अब जब आप लाए बहुत हाई टेम्परेचर में, तो क्या हुआ, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और अगर आप अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड बना दिए तो वो भाई सब और ज्यादा फैल जाएगा। तो फ्लूइडिटी मेंटेन करना पड़ता है। फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है, वो जो अनसैचुरेशन था उसको सैचुरेट कर देगा। सैचुरेट कर देगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, जब टेढ़ा जो था यहाँ पर, ये दिख रहा है टेढ़ा हो गया था, ये हो जाएगा स्टेट, ये होगा स्टेट। अब ये स्टेट हो जाएगा तो एक जगह में बहुत सारी चीज रह पाएगा। तो ये होता है फेज ट्रांजिशन। अब हिमालय से पर्वत लाए, वहां पर टेम्परेचर बहुत कम था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन था। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड होता है। ये चीज CO2 CH2 CO2 COOH रहता है ना, ये जो कार्बन चेन का। पहला वीडियो अच्छे से देखिएगा तब समझ आएगा अच्छे से। अगर समझ आ गया अभी तो बहुत अच्छा है। तो ये सीधा हो जाएगा तो एक जगह में रह पाएगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा भी रहा तो फ्लूइडिटी मेंटेन कर लेगा मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक होता है कि अगर आप रेगिस्तान का पेड़ को अगर आप हिमालय में लेके जाएंगे ना,
तब यहाँ पर वो सैचुरेटेड था। अब हिमालय में लेके जाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अनसेचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भाई साहब जो सीधा था वो टेढ़ा हो जाएगा। तब ऐसे कैसे क्यों होगा? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है। अगर आप सैचुरेटेड रहेगा तो एक जगह ऐसे जम जाएगा, और जम जाएगा तो मूव नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा तो सेल डाई कर जाएगा, सेल डाई किया तो पूरा प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा पूरा चीज। तो इसको इसलिए कहता है जब भी आपको डेजर्ट का या कोई भी रेगिस्तान का प्लांट को आप हिमालय में ले जाया जाए तो वहां पर क्या होगा कि अनसैचुरेशन हो जाएगा। और क्या होता है, ये तो एक चेंजेस हो गया। पहले क्या होगा, सैचुरेशन अनसैचुरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सब, क्या क्या चेंजेस होगा बताओ। अरे ऐसे बना के क्वेश्चन बोलेगा वो दिमाग खरेगा कि कैक्टस प्लांट था, एक कैक्टस का प्लांट को हम लेके गए पूरे हिमालय के पर्वत में रख दिए, तो बोलो क्या चेंजेस होगा प्लांट में। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और सेकंड नंबर एक हो गया सैचुरेशन अनसैचुरेशन। सैचुरेशन नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा यहां से। ऑफ फैटी एसिड चेन, ऑफ फॉस्फोलिपिड। दो नंबर चेंजेस क्या होता है, द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फैटी एसिड चेन। ऑफ फैटी एसिड चेन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फैटी एसिड चेन। ये दो चेंजेस मेजर होता है। अब इसका तो रीजन आपको पता चल गया कि ये चेंजेस होने से क्या होता है। अब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होने से क्या फायदा होता है। ये दो चीज पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं नोट डाउन कर रहा हूं, एकदम स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये कुछ नहीं है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, यही चीज ये है, यही चीज आपका ये वाला है, और ये जो आपको हेड दिख रहा है वही आपका फॉस्फेट यहाँ पर रहता है, कुछ नहीं है, समझ रहा है, यही चीज और कुछ नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि ये चेंज इंक्रीजिंग होता है, बढ़ जाता है, कभी 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 डिक्रीज कर जाता है। देखिए ये चेन आसपास रहेगा तो वेंडर वाल इंटरेक्शंस होता है, एक टाइप का नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होता है, उसको वेंडर वाल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। वो सब इंटरेक्शंस यहाँ पर होता है। अगर बहुत ज्यादा लंबा रहा तो ज्यादा इंटरेक्शंस होगा, समझ पा रहे हैं, और जितना कम होगा उतना कम इंटरेक्शंस होगा। अगर बहुत छोटा होगा तो इंटरेक्शन बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा। ऐसे करके बहुत सारे फॉस्फोलिपिड ऐसे रहता है, समझ पा रहे हैं। तो इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, तो जितना लंबा होगा ये चेन, जितना लंबा होगा ना उतना ज्यादा इंटरेक्शन इसके साथ हो पाएगा, और जितना कम रहेगा उतना कम हो पाएगा। तो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शंस होगा। और ये दोनों का जितना बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, मेरे साथ आपका जितना अच्छा बॉन्डिंग रहेगा तो हम लोग दूर जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग भी ऐसे ही करता है, जब बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है, जैसे बहुत बड़ा चेन होगा तो बॉन्डिंग अच्छा होगा तो एक साथ रहने की कोशिश करेगा। जब एक साथ रहने की कोशिश करेगा तो एक जगह सिकुड़ जाएगा, और जब सिकुड़ जाएगा तो फैल नहीं पाएगा, तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए हर चीज का। तो सेल को पता है कहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे प्यार मोहब्बत में बैलेंस नहीं हो पाता, लेकिन बॉडी को पता है कहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि आप एक प्लांट को लेकर आए हिमालय पर्वत से, जहां पर अलास्का का लेकर आए, बहुत बड़ा टेम्परेचर बहुत कम है, अंटार्कटिका से लेकर आए, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब टेम्परेचर अगर बहुत कम रहता है तो भाई साहब अगर ये चेन बहुत लंबा कर दे तब दिक्कत हो जाएगा। एक ही टेम्परेचर कम है, उसके ऊपर आप सिकोड़ दे रहे हैं चीज को, क्योंकि टेम्परेचर घटने से चीज का मूवमेंट कम हो जाता है। ठंडे में आप घर से निकलते हैं, मूवमेंट करते हैं, जितना गर्मी में निकलते हैं रात को, इतना रात को आप ठंडे में निकाल के दिखाइए, कहीं नहीं निकलते हैं, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम होता है, एनर्जी कम होता है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो यही चीज यहाँ पर होता है। तो भाई जब टेम्परेचर बहुत कम है तो एक साथ रहने की कोशिश करता है, तो एक साथ ना रहे, फ्लूइडिटी मेंटेन रहे प्लांट का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसलिए क्या होता है चेन को डिक्रीज कर देता है। क्या करता है, चेन को डिक्रीज कर देता है। तो ये कहाँ होता है, जहां पर हिमालय का पर्वत रहा, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, वहां पर चेन डिक्रीज कर देता है। और वही प्लांट को हिमालय में जो रहता है, वही प्लांट को अगर आप लेके आता है रेगिस्तान में, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, तो भाई साहब बहुत ज्यादा रहेगा तो फैलेगा, आपको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तो आप इधर उधर भागते रहिएगा।
तो जितना भागिएगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन करिएगा दूसरे के साथ। तो ऐसा चीज होता है कि डेजर्ट में जो प्लांट रहता है या रेगिस्तान में जो प्लांट रहता है उसका चेन बहुत लंबा लंबा रहता है फॉस्फोलिपिड का, तो ज्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा, एक जगह रहने की कोशिश करेगा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो मेंटेन एंड बैलेंस रहेगा। तो बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है, ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हैं। तो ये बात होता है यहाँ पर। तो ये चीज होता है आपका फेज ट्रांजिशन, जिसको इंग्लिश में फेज ट्रांजिशन बोला जाता है। और यहाँ सब भाई साहब क्वेश्चन पूछेगा आपको, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं पूछे तो जो बोलेगा हार जाएंगे। जो जो चीज बताए वहां से अगर क्वेश्चन ना आए तो बोलिएगा गलत पढ़ाया हूं, ठीक है।